इसमें भाग 5 है और भाग 5 की अगर अपन बात करते हैं तो भाई भाग 5 में आ जाता है संघ का शासन। अब समझना, सुनिए जरा, भाग 5 में आ जाता है संघ का शासन और इसमें से भी अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे। और इस बार जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी बना, ठीक है। तो उसमें जो है आर्टिकल पूछ लेता है, कौन से आर्टिकल में क्या है। जैसे शायद राष्ट्रपति की इसमें शपथ पूछ ली, तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो 60 में दी गई है, आर्टिकल नंबर 6। राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया है 61 में, ऐसा कुछ ये लास्ट वाले में से पॉइंट में से पूछा गया था, ठीक है। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो सभी आर्टिकल आपको बिल्कुल पक्के याद होना चाहिए, क्योंकि ये भाग 5 है और इस भाग 5 के अंदर आता है संघ का शासन। और संघ के शासन की अगर अपन बात करते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, इसी संघ के शासन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये संघ का शासन जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक रहेगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो संघ का शासन है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भागों में कैसे? एक हो गई आपकी यहाँ कार्यपालिका, एक हो गई आपकी यहाँ पर विधायिका, एक हो गई यहाँ पर न्यायपालिका और एक हो गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है संघ का शासन। मतलब हमारा जो केंद्र स्तर पर जो वर्क होगा वो पूरा जो मैनेजमेंट है वो यहां से लेके यहां तक होगा। यानी इसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा जो हमारा सेंट्रल लेवल पर है, तो सुप्रीम कोर्ट आपका इसी में आना है, इसी भाग 5 में। यहां पर अगर आप कार्यपालिका देखते हो तो यहीं पर राष्ट्रपति का जो पद होगा, राष्ट्रपति के लिए सारे आर्टिकल जो होंगे वो इस कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, तो 52 से लेकर 78 इसी में, इसी 78 के अंदर, मतलब 52 से 78 के अंदर क्या क्या आ जाना है, इसी में आपका आ जाएगा कैग, ठीक है। सॉरी, कैग तो इधर है, इसमें आ जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। जो भारत का महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 में आता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना वो आपका इसमें ही आ जाएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 76 में। अब देखो विधायिका आ गई, तो विधायिका में क्या है, इसमें ही आपकी संसद आ जाएगी, संसद आ जाएगी इसमें। संसद में आप लोकसभा है, राज्यसभा है ना, उसके बारे में पढ़ोगे। तो जो आपकी इसमें ये तो आपका आ जाएगा, ये तो संसद आएगी, 79 में संसद आएगी, 80 में जाके आपका जो है राज्यसभा आएगी और 81 में लोकसभा आ जाएगी। यानी कि आर्टिकल नंबर 80 पढ़ोगे तो उसमें आप राज्यसभा के पूरी बातें पढ़ोगे, और 81 आएगा तो 81 में आप लोकसभा के पूरे जो भी नियम है, जो भी जिस तरीके से लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्या उम्र होती है, क्या मिनिमम होती है, क्या मैक्सिमम होती है, ये सब आपको 81 में पढ़ने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो विधायिका होती है लेजिस्लेटिव, यानी कि विधायिका के अंदर यहाँ पर आपकी संसद आ जाती है और संसद से जुड़े हुए सभी इसमें कार्य आ जाएंगे। इसी में आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के अनुसार वो आ जाएगी। इसी में ही आपका धन विधेयक आ जाएगा, इसी में ही आपका वित्त विधेयक भी आ जाएगा। धन विधेयक, वित्त विधेयक, जो विधेयक आते हैं, साधारण विधेयक, असाधारण विधेयक, है ना, मतलब वैसे साधारण विधेयक और असाधारण संशोधन होता है, असाधारण संशोधन होता है। वित्त विधेयक, धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक फर्स्ट भी होता है, वित्त विधेयक सेकंड भी होता है, साधारण विधेयक भी होते हैं और धन विधेयक भी होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक 2 प्रकार का होता है, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड। 110 और 117 अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। न्यायपालिका, न्यायपालिका के अंदर आपका इसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से इसमें आपका 147 तक आ जाता है पूरा। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की को शपथ कौन दिलाता है, अगर उनको हटाना है तो क्या प्रोसीजर रहता है, उन पर क्या शक्तियां हैं उनकी, वो किस तरीके से अपने कानून का पालन करवाते हैं, या मतलब वो सारी चीजें आपकी इसमें पढ़ने को मिल जाती हैं। यहाँ आता है आर्टिकल नंबर 148 से 151, इसमें ना नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग। तो ये जो कैग होगा ना, इसका काम क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है कैग। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, और उसको हर साल, 1 साल में जी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं कैग। कैग 1 साल में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, और कैग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए भी एक समिति बनी हुई है, उसको बोलते हैं लोक लेखा समिति।
एक लोक लेखा समिति होती है और लोक लेखा समिति कैग की भी वार्षिक रिपोर्ट की जांच। तो कैग जो है ना अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करता है, सरकारी खर्चे जो भी हुए हैं, कहां पर पैसा कितना मंजूर किया गया, कितना इन्वेस्ट किया गया, कितना लगाया गया, उसका पूरा ब्यौरा रखने का जो है सिस्टम पूरा ये किसके पास है, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास है। तो ये आर्टिकल 148 पढ़ेंगे, 148 में हमें ये पढ़ने को मिल जाएगा। तो जब आप एक तरफ से सारे आर्टिकल्स ही याद कर लोगे, ठीक है, तो आपको अपने आप अगर इनको 4 भागों में भी बांटना है तो आप उसको बांट सकते हो, आप अपने आप समझ जाओगे। आप पहला आर्टिकल भी ले लोगे तो आप अपने आप उसको डिवाइड कर दोगे। आपको पता है विधायिका आएगी, अगर आपको इतना याद है कि संसद आपकी 79 में आनी है ना, 79 में आनी है, तो आप अपने आप यहां से लेके आप 78 तक जो हो जाएगा 79, पहला आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और इतना तो तुम समझते हो ना कि अगर हम ये बोल दें कि भैया सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का हम आर्टिकल 124 में पढ़ेंगे, 124 में पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट काय में आएगा, न्यायपालिका में। तो आपको यहां तक क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ये 148 याद कर लेते हो कि 148 में क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, तो आप 148, 151 ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक की तो अलग ही ऊपर ही लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसके कार्य होगा, इसका कार्यकाल होगा, इसके वेतन भत्ते होंगे, इसके क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। अब देखिए, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान पर ब्रिटेन संविधान का व्यापक प्रभाव है। ठीक है, ब्रिटेन संविधान का व्यापक प्रभाव का मतलब यह है कि जो प्रोसीजर उनका था उससे रिलेटेड कुछ चीजें हमने भी अपने, देखो हमें कुछ व्यवस्थाएं बनाने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए दूसरों से प्रेरित होकर भी काम करना पड़ता है। ठीक है, सारी चीजें अपने दिमाग में नहीं आ जाती, हमें दूसरों से भी सीखना पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखा है, ब्रिटेन संविधान का व्यापक प्रभाव रहा है। इसका मतलब यह है कि स्वाभाविक है कि शुरुआत में तो अंग्रेजों ने ही चलाया देश को, 1947 के बाद हमने जिम्मेदारी लिया, 1935 से हमने भारत शासन अधिनियम बना लिया तो हमने, लेकिन 1935 से लेकर 1947 तक भी तो अंग्रेज पूरी तरीके से नहीं गए थे। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन था कि नहीं था, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन था ना, तो 35 से लेकर 47 तक तो अभी अंग्रेजों का सिस्टम लागू था ना, उसके बाद में ही हमने अपना सब सिस्टम बनाया है। तो कहने का मतलब ब्रिटेन के संविधान का व्यापक प्रभाव है। ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए भारत ने भी संसदीय शासन की स्थापना की है। उत्तरदायी मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति पर आधारित है। जिस तरह ब्रिटेन में शासन का अध्यक्ष राजा होता है, अच्छा ब्रिटेन के अंदर राष्ट्रपति नहीं होता भाई, ब्रिटेन के अंदर राष्ट्रपति नहीं होता, ब्रिटेन में तो भैया राजा हो, महारानी। ठीक है, तो वहां पर क्या है, अपन कैसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था, और अपने यहाँ क्या कह देते हैं, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। तो वहां पर क्या है, राजा होता है, राजा का बेटा राजा बन जाएगा। सब देशों के अपने अपने नियम है, लेकिन समस्त शासन उसी के नाम से चलता है। और उसी प्रकार भारत के राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, तो भैया हमारे भारत के राजा तो कौन होंगे, बोले राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन के राजा की तरह भारत का राष्ट्रपति राज्य का, ठीक है, या राष्ट्र का होगा, वैसे राज्य नहीं होगा, ये राष्ट्र का क्या होगा, प्रमुख होगा, राज्य का नहीं, राष्ट्र का प्रमुख होगा। संघ की वास्तव, देखो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल, राज्य का जो प्रमुख होगा वो होगा राज्यपाल, और राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो होगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्य नहीं है, राष्ट्र है, राष्ट्र का प्रमुख होगा। संघ की वास्तविक शक्ति संघीय मंत्री परिषद में निहित होती है। ठीक है, संघ की वास्तविक शक्ति जो है वो मंत्री परिषद में निहित होती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी बिल पास करना है, जो भी डिसीजन लेना है, जो भी नियम बनाना है, तो मंत्री परिषद के परामर्श से ही सारे कार्य होते हैं। मंत्री परिषद जैसा डिसीजन ले ले, जैसे कि आपको पता है कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, तो केंद्रीय मंत्रियों की बैठक होती है, कोई भी निर्णय लिया जाता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा, तो वो पहले अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी सलाह लेते हैं, उनके साथ में मीटिंग करते हैं, क्या होना है क्या नहीं होना। क्या होता है, जब वो फाइनली डिसीजन ले लेती है पूरी मंत्रिपरिषद, उसके बाद ही प्रधानमंत्री अपनी घोषणा सुनाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री अपने मन से सारे काम कर ले। बात समझ में आ रही है ना? हर एक काम को करने के लिए, हर एक योजना को बनाने का, हर एक बात को सामने रखने के लिए मंत्री परिषद की एक बैठक होती है, और उस मंत्री परिषद में केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं। वो केंद्रीय मंत्री को बनाता कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, साहब इसको गृह मंत्री बनाओ, इसको वित्त मंत्री बनाओ, इसको विदेश मंत्री बनाओ।
प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, क्योंकि जिसकी लोकसभा में ज्यादा बहुमत होता है वो लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनता है। और उसी के अनुसार फिर वो अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसमें कौन कौन से मंत्री किस पद पर होना चाहिए। जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी वो फिर अपने तरीके से अपना मंत्रिमंडल को बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, उल्लेखनीय है कि जहां ब्रिटेन का राज्य प्रमुख वंशानुगत होता है, वहीं भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है उसको बनाने के लिए एक बाकायदा एक निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल के द्वारा ही राष्ट्रपति बनता है। अब आप कहेंगे सर ये निर्वाचक मंडल में कौन होता है, तो इस निर्वाचक मंडल के अंदर जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं विशेषकर वो होते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से होने का मतलब यह है कि इसमें राज्यसभा के प्रतिनिधि हों, लोकसभा के प्रतिनिधि हों, विधानसभा के प्रतिनिधि हों, वो इसके चुनाव में शामिल होते हैं, वही इसका निर्वाचन मंडल होते हैं। और एक और चीज है, ये भी नहीं है कि विधानसभा हमारे पास राज्य में जितनी है तो के सारे उठ के उसको वोट डालने चले जाएं। उसमें भी क्या होता है, एक विधायक का मतमूल्य निकाला जाता है और एक सांसद का मतमूल्य निकाला जाता है। एक फॉर्मूला होता है, आप आगे पढ़ोगे, विधायक का मतमूल्य और सांसद का मतमूल्य। विधायक का मतमूल्य का मतलब आपको एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 230 विधानसभा की सीटें हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास 230 विधायक हैं, तो ये पूरे 230 विधायक वोटिंग में शामिल नहीं होंगे। इसका एक विधायक का एक मतमूल्य निकाला जाता है, एक रेशो निकाला जाता है। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से हम ले लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में हमारे पास 230 विधानसभा की सीटें हैं, तो जब हम एक विधानसभा का मतमूल्य निकालेंगे तो वो 131 के लगभग है। ऐसे अलग अलग राज्यों के विधायक मतमूल्य निकाला जाए, ऐसे ही संसद का निकाला जाएगा। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा और लोकसभा हैं 2911 हैं, तो 2911 में से उसका सांसद का मतमूल्य भी निकाला जाएगा, और जितना होगा उतने ही उसमें शामिल होंगे। तो वो एक पूरा प्रोसीजर है। जब आप राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में व्याख्या में पढ़ोगे, आर्टिकल नंबर 58 को पढ़ोगे, आर्टिकल नंबर 55 में पढ़ोगे। आर्टिकल नंबर 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है, और आर्टिकल नंबर 58 में राष्ट्रपति की योग्यता दी गई है। एक पूरा एक प्रोसीजर है उसका। आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति, 53 में वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, 54 में उसका निर्वाचन मंडल है, 55 में उसकी निर्वाचन प्रक्रिया है, 56 में उसका कार्यकाल है, 57 में कोई राष्ट्रपति दोबारा नियुक्त हो सकता है, 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है, और 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है, उसको हटाने का प्रोसीजर दिया गया है 61 में। ठीक है, अब देखो यहां पर राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होता है जो किससे संबंधित होता है, जो आपकी संसद से संबंधित होता है, जो विधानमंडल से संबंधित होता है। सबका संसद का मतमूल्य निकाला जाता है, विधायक का मतमूल्य विधानसभा का मतमूल्य निकाला जाता है। और क्या लिखा हुआ है, इसी अंतर के कारण भारत को लोकतांत्रिक गणतंत्र कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनना, राजा का बेटा राजा नहीं बनना है। यहाँ पर तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, ठीक है, जिसको ज्यादा लोग उसको पसंद करेंगे, जिसको ज्यादा लोग लाइक करेंगे वही बनेगा। यहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर होगा। इसकी राष्ट्रपति की मतगणना चक्रों में होती है और उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्लियर कि भाई ये जो है हमारा भारत में राष्ट्रपति का पद संविधान के जो अनुच्छेद है वो 52 के द्वारा उपबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद आता है। ये तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो राजा होता है वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जैसे जंगल का राजा होता है ना, शेर, तो जंगल का राजा अपन अंग्रेजी में बोल देते क्या होता है, लॉइन। क्या होता है, लॉइन। तो लॉइन जो होता है जंगल का राजा होता है और राष्ट्रपति देश का राजा होता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 में। अब देखिए राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता दी गई है कि भैया राष्ट्रपति के लिए हमें क्या योग्यता चाहिए, तो आर्टिकल नंबर 58 आता है। हालांकि 53, 54 उनका एक क्रम है, लेकिन राष्ट्रपति की बात चली है तो बोले राष्ट्रपति के योग्य बनने के लिए क्या प्रोसीजर है, राष्ट्रपति की योग्यता किस में दी गई है। तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो आर्टिकल नंबर 58 में दी गई है। 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाता है
कब माना जाता है अभी राष्ट्रपति पद का दावेदार कब होगा? तो देखिए, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये मत समझना कि डायरेक्ट 58 पे जंप करके पहुंच गए, वो अभी आर्टिकल 53, 54, 55 सब आएंगे, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको 52 में राष्ट्रपति बता दिया, तो 53 मैं इसमें लिख देता हूं, अगर आपको आगे भी मैंने डिटेल दी है पूरी। जैसे अनुच्छेद आपका 53 है, तो अनुच्छेद 53 के अंदर ऐसा बोलते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, मतलब तीनों सेनाओं की कमांड करेगा। यानी मान लीजिए किसी भी युद्ध की घोषणा करना है या युद्ध की समाप्ति की घोषणा करना है, तो वो राष्ट्रपति के हाथों में है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और राष्ट्रपति ही उसको उस घोषणा को समाप्त करेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 54 है, अनुच्छेद अगर 54 में आप आते हो, तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन डालेगा, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 55 में जब आप आओगे, अनुच्छेद 55 में जब आओगे, तो इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया होगी। क्या होगी? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया होगी कि उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से उसके निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। जब आप आर्टिकल नंबर 56 में आओगे, तो 55 में हो गया, 56 में आओगे, तो उसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल आ जाएगा कि भैया इसका कार्यकाल कितना होता है कि 5 साल के लिए बना देंगे, ठीक है। इसका कार्यकाल आ जाएगा 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 56 में। और जब हम अनुच्छेद 57 में आते हैं, 57 में, तो दोबारा नियुक्ति का लिखा हुआ है, इसमें दोबारा नियुक्ति हो सकती है। जैसे राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, लेकिन उनके बाद में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार नहीं बना है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के बाद में कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना, सब एक एक बार बने हैं, पर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 बार बने हैं। तो दोबारा नियुक्ति अगर होती है वो 57 में दी है। ये आर्टिकल आपको बिल्कुल ऐसे कैसे याद होना चाहिए, कोई सा भी कभी भी देखो पेपर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 52 है, तो 52 में क्या है, 52 में राष्ट्रपति का पद है, ठीक है। 53 में क्या है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। इसका कितना अच्छा लॉजिक है कि 53 में देखो 3 दिया हुआ है, हम इसको पकड़ के रखते हैं, इससे हमें 3 दिखा हुआ है, और 3 दिख रहा है, तो हम तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर याद कर लेते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। और जब हम 54 में आते हैं, तो आर्टिकल 54 में उसका निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल का मतलब कौन कौन उसकी वोटिंग में शामिल होगा। और जब निर्वाचन मंडल होगा, तो निर्वाचन मंडल के बाद में उसकी निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देखो 55 में क्या दिया है, निर्वाचन प्रक्रिया। इस 55 को आप बचपन से भी याद कर सकते हो कि आप बचपन में ही निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बोलते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। बोले वो बचपन से ही वो व्यक्ति के ऐसे व्यवहार रहता है कि लगता है कि आगे जाके कोई महान व्यक्ति बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 55 में क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया दी गई है। 56 में क्या दिया है, उसका कार्यकाल। देखो 5 और 6 दिया है ना 56 में, तो आप क्या कहोगे, अरे यार ये राष्ट्रपति का 5-6 साल तो होता ही होगा, 5-6 साल तो बना रहता होगा, वैसे 5-6 साल तो होगा, 5-6 यानी 5 और 6, ठीक है। तो 5 और 6 यानी कि 56 हो गया। और 56 में क्या दिया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। अब राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति होगी, तो भैया वो होगी किसमें, 57 में होगी। तो दोबारा नियुक्ति हो सकती है, तो वो 57 में हो जाएगी। और राष्ट्रपति की योग्यता जो है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आर्टिकल नंबर 58 जो अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहली बात तो राष्ट्रपति को बनने के लिए 35 वर्ष, कितनी, इनका 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष के पहले कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उसको 35 वर्ष की आयु जरूरी है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है, अपन को प्रधानमंत्री बनना है मान लीजिए, तो हमें प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु में वो पता है क्या ऑप्शन आते हैं, ये ऑप्शन आते हैं कि न्यूनतम आयु में आपको मान लो 4 ऑप्शन आते हैं, 25 आता है, एक 30 आता है, एक आपका 35 आता है, और एक इसमें मान लीजिए 20 आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री के बनने के लिए 25 हुई, ठीक है। कई बार जब स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होता है, जब पहली बार स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, तो उसे 30 लगता है, और कभी कभी 30 के अलावा उसको 35 भी लगता है, जबकि ये नहीं है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है 25 वर्ष। 25 वर्ष क्या मोदी को देख रहे हैं तो सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, यार 25 का तो होगा नहीं, कम से कम 30 35 40 का होगा, तो ज्यादा ही उम्र वाला होना चाहिए। अपन जब देखते हैं ना तो दिमाग यही लगाते हैं, यही दौड़ाते हैं। लेकिन 25 वर्ष का क्यों है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री बनता है वो एक सांसद होता है। पहले तो सबसे पहले तो वो एक सांसद होता है। तो सांसद की जो आयु होती है संसद सदस्य बनने के लिए, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है भैया? 25 वर्ष होती है। ठीक है, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि भैया प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। बात समझ में आ गई? लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। अब इसमें एक क्वेश्चन देखो, अब ये अभी तो राष्ट्रपति का चल रहा है, प्रधानमंत्री से भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और राष्ट्रपति से ही बनते हैं, और इसलिए कोई ना कोई क्वेश्चन वो बना के हमें पेपर में जरूर रख देता है। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आते अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इसकी जो योग्यता, एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। मतलब वो किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा लोग उसके फेवर में होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित कब होगा? जब लोकसभा के सदस्य उसको चुनेंगे कि हाँ भैया, और ज्यादा से ज्यादा लोग एग्री होंगे, है ना। तो लोकसभा का, यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, राज्यसभा नहीं लिखा, क्या लिखा है? रोजसभा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो तथा भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा इन दोनों सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद ना धारण करता हो। यहाँ पर यह चीज कई जगह आएगी। लाभ का पद धारण ना करने का मतलब यह है कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा हो, है ना, किसी पद में ना हो। वैसे अब एक और चीज है, कोई ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति के लिए फालतू ही बैठा रहे। तो इसका एक सॉल्यूशन है, अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर है और वो दूसरे पद के दावेदारी करने के लिए जा रहा है, तो उसको उस पद से क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। तो सिंपल लॉजिक ये है कि भाई अगर उसको कुछ बनना है तो उसको बनने के लिए अगर ऐसी रखा गया है, लिमिट रखी गई है कि लाभ के पद पर ना हो, तो इसका मतलब अगर वो लाभ के पद पर है, ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो अपना वो रिजाइन देके फिर उस फील्ड में वो जा सकता है। तो वैसे नियम क्या कहता है कि लाभ के पद पर ना हो, या तो वो टोटल फालतू हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई जॉब कर रहा है या किसी पद पर है तो वहां से उसको रिजाइन देना ही होता है, ये नियम है भाई। ठीक है, सामान्य से अगर कोई मंत्री का भी पद लेता है ना, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में, तो उसको भी हटना पड़ेगा, उस पद से रिजाइन देना पड़ेगा, तब वो मंत्री बन पाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना कि डबल सैलरी थोड़ी लेगा कि मंत्री की भी ले लेगा और कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो भी ले लेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, एक पद रह पाएगा। तो ये लाभ के पद पर ना हो। और यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो, तो यह नहीं माना जाएगा कि वे लाभ के पद पर है। मतलब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पे है, ठीक है, वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या संघ तथा किसी राज्य के मंत्री परिषद का कोई सदस्य, वो मंत्री है, तो मंत्री का मतलब ये नहीं है कि वो लाभ के पद पर है, उसको लाभ का पद नहीं माना है। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा बहुत मैंने बताया है और इससे आगे का आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। यहां तक का जो भी आपको समझाया वो ध्यान रखना।